ज्यादातर जब औरतें पॉलिटिक्स के अंदर जाती हैं तो घर वालों का इसलिए भी सपोर्ट नहीं मिलता। इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। आपको बराबरी के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर आपके घर में वो इक्वालिटी कहाँ रही? एक तो कोई ऐसा केस जिसने आपको भी बहुत ज्यादा हैरान कर दिया हो। मैं पश्चिम बंगाल गई थी, कुछ एरियाज में पूरे घरों को जलाया दिया गया था। बिल्कुल। वो दर्द असहनीय था, इससे मैं बहुत हैरान हो गई। 8 दिन में सो नहीं पाई। आपको आश्चर्य लगेगा, जब मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने चुनाव लड़ा, भरे में हार गई, तो भी वो इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा अगर बेटी हो तो ऐसी हो कि जो अपयश आने के बाद भी पीछे नहीं मुड़ती है। तब जब ओहदा नहीं था, जीत नहीं पाए, उस टाइम पे आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था? मेरा पति। सबसे एक बात ये है कि उन्होंने मेरे राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, वो कभी नहीं आए। तो मराठी खाना कौन सा अच्छा लगता है आपको? फेवरेट जो कहते बनते हैं? मराठी खाना की अगर आप बात करते हैं, जी। पूरन पोली के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या बात है। आज हमारी 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई है, तो 2 करोड़ परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आपने बुक्स भी रिलीज की हैं अपनी, आपने लिखी भी हैं। प्रयास किया है जिसके माध्यम से हम महिलाओं को एम्पावर बना सके, हम महिलाओं को उनके क्या अधिकार है हम उनको जगा सके। मैम आपको पंजाबी समझ में आती है? पंजाबी सुनना जी। और थोड़ी सी बोल लेना मुझे लगता है कि सबसे स्वीट बात है। एब्सोल्युटली। तो फिर एक काम करते हैं, आप हमारी ऑडियंस को पंजाबी में एक बारी जरूर कुछ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आदाब। मैं हां गुरलीन कौर ते सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਵਿਜया किशोर राहतकर जी ਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਦੇ। सत श्री अकाल मैम, कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम आपको पंजाबी समझ में आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो आती है। पर कोई बात नहीं, मैं आपसे हिंदी में बात करती हूँ। बट पंजाबी सुनना जी और थोड़ी सी बोल लेना जी मुझे लगता है कि सबसे स्वीट बात है। एब्सोल्युटली। तो फिर एक काम करते हैं, आप हमारी ऑडियंस को पंजाबी में एक बारी जरूर कुछ या तो हेलो कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए या सत श्री अकाल कर दीजिए। सत श्री अकाल। सो ब्यूटीफुल। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मैम ने ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ मैम ਨੂੰ मिल रही है। बहुत ज्यादा ਵਧੀਆ काम कर रहे हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि हर किसी की प्रेरणा कहीं से होती है, स्पेशली सोशल वर्क में जाने के लिए ना आपको समय चाहिए होता है, निश्चय चाहिए होता है और आपको यानी दृढ़ विश्वास चाहिए होता है कि इस क्षेत्र में मैंने काम करना ही करना है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, फोटो हो गई बस काम खत्म। लेकिन आपने जब से शुरू किया तब सोशल मीडिया भी इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो दिखावे के लिए इतनी जगह नहीं थी। इसका मतलब आप जेन्युइनली काम करते थे। तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मुझे आज भी वो दिन मैं अगर याद करती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। 30-32 साल पहले मैंने काम की शुरुआत करी। जी बिल्कुल। मैम तो आपकी फैमिली में पिछोकड़ में जो, सॉरी मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स हो जाएगी थोड़ी सी। आपकी फैमिली में कभी कोई था ऐसे राजनीति में से किसी ने कोई ऐसा काम? कभी कोई नहीं था। कोई नहीं था। और आपको आश्चर्य लगेगा, जब मेरे पिताजी को पता चला जी कि मैंने चुनाव लड़ा, भरे में हार गई, तो भी वो इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा अगर बेटी हो तो ऐसी हो कि जो अपयश आने के बाद भी पीछे नहीं मुड़ती है। राइट। वो कहती है कि नहीं, मैं आगे चल के अपना रास्ता बनाऊंगी। बिल्कुल। और स्वाभाविक रूप में वो जो 5 साल मुझे मिले उसमें मुझे बहुत सीखने के लिए मिला। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत यंग थी मैं, कम उम्र में। कितने साल की थी आप तब? तो मैं कुछ 25-26 साल की थी। सो यंग एंड वाइब्रेंट। तो हमने वहां से काम शुरू किया, बहुत सीख भी लिया। आगे चल के चुनाव अनेक बार लड़े और जीत कर भी आए। एब्सोल्युटली। मैम पर क्या होता है ना, जब आप राजनीति पे नए होते हैं, कदम रखते हैं और इतने यंग होते हैं तो आपके ना एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं। आप दुनिया को एक और ही नजरिए से देखते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत यू नो फूल के लिए है गुलशन गुलशन टाइप्स। लेकिन जब आप पैर रख लेते हैं उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें मैनिपुलेटिव होती हैं, सीखना पड़ता है, डिप्लोमेसी अपनानी पड़ती है, पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है बहुत जगह पे। तो आपका जो सबसे पहला सबक था पॉलिटिक्स के अंदर घुस के, वो क्या था? नहीं, मुझे तो ये बस पहले यही लगा कि
मैं इसको सबक नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि मुझे सीख मिली जी। कि हमने कुछ नई शुरुआत करी है ना, तो उस नई शुरुआत में आपको सफलता मिले या ना मिले, जी। आपने उसी उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ जो पहले आपकी चुनाव के पहले थी, जी। आपने आगे बढ़ना है, तो आपको तो सफलता मिलनी ही है। Absolutely. मुझे लगता है कि ये सीख इतनी बड़ी थी कि मेरी जिंदगी में मैं उसको कभी भूली नहीं हूँ, और अच्छे तरीके से हम आगे भी बढ़ गए। जी। जी। तो मैम, आपने अपने सफर में और सबसे पहले किसको अपने साथ जोड़ा? लाइक बहुत सारी महिलाएं होंगी जो आपके साथ जुड़ना चाहती होंगी, स्पेशली जब आप एक ओहदेदार हो जाते हैं, तब तो वैसे ही लोग बहुत, देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, बट एक तब जब ओहदा नहीं था, आप जीत नहीं पाए, उस टाइम पे आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा और कहा कि बढ़ते रहो, देयर इज नो अंत? मेरा पति। जी। Very nice. सबसे एक बात यह है कि उन्होंने मेरे राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, वो जी। कभी नहीं आए। जी। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आप जो करोगे वो आप इतना अच्छा करोगे, तो कोई आपने पीछे मुड़ के देखने की बात ही नहीं होगी। क्या बात, सबसे बेस्ट दुनिया में आप कर सकते हैं। क्या बात। ये विश्वास उन्होंने मुझे हमेशा दिया, Very nice. तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और अगर और- ऐसा विश्वास हो एक पत्नी पे, एक पति का, तो वो क्या नहीं कर सकती जिंदगी सही बात है, बिल्कुल सही। में? क्या करते हैं आपके पति मैम? वो डॉक्टर है। क्या बात, कौन सी स्पेशलाइजेशन है उनकी? वो न्यूट्रिशनिस्ट है। अरे वाह, वेरी नाइस। तो वो फिर आपका डाइट प्लान पूरा देखते होंगे? हाँ, वो प्रयास करते हैं कि मैं उसको फॉलो करूँ। जी। पर आप चीट डाइट्स कर लेते हैं? आपको खाने का शौक है? मुझे खाने का शौक है। तो मराठी खाना कौन सा अच्छा लगता है आपको, फेवरेट जो घर पे बनते देखिए, हैं? मराठी खाना की अगर आप बात करते हैं जी। तो आप पूरन पोली के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं क्या सकते। बात है। Very nice. जब तक आप बटाटे वड़ा नहीं खाते हैं, जी। तब तक आप खुश नहीं रह सकते। और जब तक आप मिसल पाव नहीं खाते हैं, तो Very आपका मन भरा है ऐसा आपको लगता ही नहीं है। क्या बात, आप बनाते हैं मैम घर पे? हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस। और जरूर। आपके बच्चे वो क्या करते हैं? मेरी एक बेटी है। जी। बेटी लॉयर है, क्या बात है, और उसी के साथ साथ वो बहुत अच्छे तरीके से आईटी में काम करती है, नाइस। और एक सफल बिजनेस वुमन है। क्या बात है। So that's the ambitious Yeah. women who are very very successful. तो अच्छा, मैं मैम ये भी पूछना चाहती हूँ कि ज्यादातर जब औरतें पॉलिटिक्स के अंदर जाती हैं तो घर वालों का इसलिए भी सपोर्ट नहीं मिलता ज्यादातर लोगों को, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, देन इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा, यू नो, और बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ जजमेंटल होते हैं। तो आप जब पॉलिटिक्स में घुस रहे थे तो आपको कभी ये महसूस हुआ कि ये भी बात इतनी गलत नहीं है जितनी कहा जाता है? देखिए, लोग ऐसा सोच सकते हैं, पर वैसा नहीं है। आपको बराबरी के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। आप इक्वालिटी की बात करते हैं जी। तो फिर आपके घर में वो इक्वालिटी कहाँ रही? घर के लोगों ने, घर की उस महिला को सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिल्कुल। और घर के लोगों का जो योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए उस महिला ने भी उसको ठीक से समझते हुए आगे बढ़ना है। जी। ये दोनों तरफा होता है। मुझे खुद को ये लगता है कि हमने इस विषय पे ध्यान देके अगर हम आगे बढ़ते हैं जी। तो हम काम कर सकते हैं। पर मैं ये भी कहूँगी कि अभी भी हमारा जो समाज है वो उतनी इक्वालिटी आज भी महिलाओं को नहीं देता है। Absolutely. कितनी बार आज की जो वंडर वुमन है, जो घर भी बहुत अच्छा संभालती है, जी। घर के लोगों की जितना हो सके उतना सेवा करती है, काम बिल्कुल, करती है, बच्चों बिल्कुल। को संस्कार देती है, और उसके बाद घर संभालते हुए अपने ऑफिस को भी अच्छे तरीके से देखती है। बेशक। जी। आपने उन महिलाओं को जरूर देखना चाहिए कि उसकी मेहनत, उसके कष्ट उस घर के लिए कितने हैं। बिल्कुल। तो क्या घर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता? बहुत अगर आसान हो जाती है इक्वालिटी जिंदगी। की बात बिल्कुल, आप करते हैं बिल्कुल, और आपने करनी ही चाहिए, बिल्कुल। तो वो बात आपने व्यवहार में भी लानी चाहिए। Exactly. मुझे मेरे घर से तो कभी इस बात को मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। मुझे घर से अच्छा व्यवहार मिला, घर के लोगों ने अच्छे से आगे बढ़ाए। पर मैं आपको एक बात ये भी कहूंगी कि दुनिया भी आपको देखती है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। आप डर रहे हैं तो वो आपको डराएंगे, आपको कॉन्फिडेंस कम है तो वो आपका कॉन्फिडेंस कम करने का प्रयास करेंगे। Absolutely. पर आपने अपने अभ्यासपूर्ण तरीके से चीज़ों को समझते हुए और एक तालमेल बिठाते हुए आप अगर काम करते हैं
तो आपको दुनिया सलाम करती है, क्या बात है, जो मैंने हमेशा के लिए अनुभव किया है। क्या बात, पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहे Yes. हो, वेरी नाइस। मैम, पॉलिटिक्स में जब आप घुसे तो आपने कभी ये महसूस किया कि मैं बहुत सेफ नहीं हूँ, ये नजरें अच्छी नहीं हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक औरत के ओहदे पे, जब किसी ओहदे पे बैठती है औरत, तो उसको देखने वाली नजरें बहुत तरह की होती हैं। कोई जज करता है, कोई, क्योंकि आपने बोला बहुत यंग एंड वाइब्रेंट थे, खूबसूरत भी हैं आप, तो उस दौर में अनवांटेड अटेंशन भी बहुत मिलती होती है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है, कोई राह चलती लड़की है या कोई ऑफिस में काम कर रही है या कोई घर पर भी है, बहुत बार उसे ऐसी नजरों का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने आप को कैसे बचा के रखते थे? नहीं, सबसे पहले बात तो मुझे ये लगती है कि ऐसी चीजों का मुझे बहुत ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। जी उसका कारण है, जैसे मैंने कहा कि मेरा घर मेरे साथ खड़ा था, जी, तो दुनिया भी आपको देखती है कि आपके घर से आपको कैसे सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल। आप कैसे आगे बढ़ती है। तो मुझे वो सपोर्ट बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मुझे इस विषयों का कभी बहुत कोई सामना नहीं करना जी। पड़ा। दूसरी बात ये भी थी कि जहाँ पे मैं काम करती थी, वहां से मैं ये भी देखती थी कि मैं ठीक एक अच्छा सा अभ्यास करके मैं वहां पे जाऊं, तो मेरे नॉलेज के ऊपर कोई सवाल न खड़ा करे, जी कोई ये नहीं बोले कि हाँ वो एक महिला है ना, उसको क्या समझता है, जी। इस तरीके से किसी की नजर मेरी तरफ ऐसी ना आए। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड होके अगर आप काम करते हैं, जाते हैं, तो लोग फिर इस तरीके से नहीं देखते हैं। पर तो भी मैं ये कहूंगी कि भले व्यक्तिगत रूप में मुझे इसका कभी सामना नहीं करना पड़ा, पर आज कमीशन की अध्यक्षा के नाते जब मैं जाती हूँ, महिलाओं को मिलती हूँ, मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती है, मैं जब उसको देखती हूँ ना, तो मुझे ये हमेशा बहुत लगता है कि जब जब समाज ने महिलाओं को कम समझा है, कम आंका है, या तब तब महिलाओं को तकलीफ तो जरूर हुई है। पर दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि ऐसी जो घटनाएं होती है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसमें लोगों ने सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए। पर हमारा जो देश है, वो देश हमेशा महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। हमारे देश में महिलाओं को सम्मान किया जाता है, उनको एक अच्छे जगह पे उनको देखा जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि देश के बहुत लोग ऐसे ही है कि जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, पर कुछ थोड़े से लोग ऐसे जरूर है कि जो महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और उसी के माध्यम से फिर अनेक अनेक बुरी घटनाएं हमारे सामने आती है। और वो घटनाएं सेंसेशनलाइज इतनी बड़े ओहदे पे हो जाती हैं, इतने बड़े लेवल पे हो जाते हैं कि वो लोगों का ओपिनियन बदल के रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, अगर हम बात करें आपके दायरे की, जब आप महाराष्ट्र में थे, वहां पे आप एक स्टेट देख रहे थे, और उसके बाद उस दौरान भी आप एक ऐसी स्टेट में थे जहाँ पे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस बहुत था, इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो पीआर जनरेटेड भी होते हैं। आप ये नहीं जान पाते कि उनकी सच्चाई सच में विक्टिमाइज्ड है या वो मेड अप है। और उस दौरान आपका एक केस भी हो गया था, एक अदाकारा के साथ, जिन्होंने आपको ब्लेम किया था कि सपोर्ट नहीं दिया मुझे, फिर आपने क्लैरिफाई भी किया था कि नहीं, हमारे पास पहुंचा नहीं आपका केस। तो बहुत बारी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे पास कंप्लेन नहीं आई, पर वो इतने बड़े लेवल पे ग्लोरीफाई हो जाती है बात कि आपको अपना पक्ष रखना पड़ जाता है मजबूरन। तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते थे, वो भी इतनी चकाचौंध की दुनिया वाले लोग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कमीशन में काम करते हैं या महिलाओं के लिए काम करते हैं, तब आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि आप कानूनों के साथ चले, आप नियमों के साथ चले जी। पर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आप भावनाओं के साथ भी चले। तो आपके पास सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपने कानून के साथ ही चलना है। मैं सभी को आग्रह करना चाहती हूँ कि चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो या आपके प्रदेशों के जो महिला आयोग है, कहीं भी आप जाए, आप वहां पे जाके आप बात करके आइए। आपको जाना पॉसिबल नहीं है तो आप उनको पत्र लिखिए, उनको आप ईमेल कर दीजिए जी। पर ये मत करिए कि आप अन्य सभी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं जी, और आप कमीशन तक नहीं पहुंच पाते। कि अगर आप बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आप बात करते हैं तो आप करिए, उसके लिए मना नहीं है, पर आपके लिए कमीशन भी तो है, आप वहां पे आके भी बात करें। बिल्कुल। आप
यहाँ पे नहीं आते हैं और हम्म। बाकी सब प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, तो फिर वो भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सही में जिनको तकलीफ है हम्म। उन्होंने हमारे तक आने का जरूर प्रयास करना चाहिए, पर उसी के साथ साथ हमारे पास एक बड़ा अधिकार है हम्म। सुमोटो कॉग्निजेंस लेने जी का। बिल्कुल। तो जब हमारे ध्यान में भी ऐसी कोई बहुत ही भयंकर घटनाएं हैं जो जी। महिलाओं को तकलीफ देती है, समाज को तकलीफ देती है, तो ऐसे घटनाओं का सुमोटो कॉग्निजेंस हम भी लेते ले हैं। लेते हैं। तो मुझे ये जरूर आज सभी देश की महिलाओं को विश्वास देना है कि अगर आप तकलीफ में हैं, आप किसी को कुछ बोल नहीं पाती है, पर आप बहुत विश्वास के साथ हमारे पास आ सकती है, हमारे साथ बात कर सकती है, आपको जरूर जरूर मदद मिलेगी। मैं तो ये कहूंगी कि वो मदद देना हमारा काम ही है, इसीलिए डरिए नहीं, झुकिए नहीं, जो सही है उसी के साथ चलिए। जी। कमीशन हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। क्या बात है मैम। इस केस को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये भी पता लगा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ मिडलमैन जो ये कहते हैं कि हम बात करवा देते हैं, हम आपका केस आगे ले जाते हैं। देयर अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, यू नो, हम आपकी आवाज आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या जरिया इनको अपनाना चाहिए, जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, कि ये मिडलमैन का जो दायरा है इसे हटाकर आप डायरेक्टली किस तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं? मैं सबसे पहले मेरी देश की सभी मेरी सहेलियों को एक बात कहूंगी कि आपकी रक्षा के लिए हमारे देश में इतने अच्छे कानून बनाए हैं, वो आपकी रक्षा भी करते हैं, आपको सम्मान भी देते हैं। इस कानून के बारे में आपको जरूर जरूर जानकारी होनी चाहिए। आपको वो जानकारी आप नेट से ले सकते हैं, आप कानून की बुक पढ़ सकते हैं। जी। बहुत सिंपल तरीके से वो जानकारी आपको आसानी से मिलती है। जी। जरूरत है आपकी इच्छा शक्ति की Absolutely. कि आप वो समझ ले। कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होती है पर तो भी कानून को नहीं जानती है, जी। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। बिल्कुल। मुझे आपको आग्रह करना है सभी को कि कानून की तरफ आप जरूर जरूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात मुझे आपको ये भी कहना है कि आजकल हम सभी लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हमारे पास वो सभी व्यवस्थाएं हैं। कभी भी आपको कोई भी तकलीफ होती है तो सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, इनका सभी का हेल्पलाइन नंबर है। जी। आप पुलिस के पास तुरंत जा सकते हैं। बिल्कुल। हेल्पलाइन नंबर जो है आप उसको डायल कर सकते हैं। जी। जी। और उसी के साथ साथ आप कमीशंस में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। इतने जगह पे जाके अगर आपको तकलीफ है तो बोलने के लिए आपके पास व्यवस्थाएं हैं। कृपया उन व्यवस्थाओं को आप समझ लीजिए। मुझे ये भी लगता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या क्या चीजें बनाई है वो हम जरूर जरूर समझ ले। मैं आपको ये भी कहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी आपके लिए कटिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग को आप पत्र लिख सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो हमारी वेबसाइट है, आप वहां पे जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन है, जो हेल्पलाइन 24/7 चलती है। जी। तो आप वहां पे भी बात कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आप देखते हैं कि चाहे पुलिस हो, चाहे हमारा गृह मंत्रालय हो, इनकी सभी की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट उन सभी की तरफ से महिलाओं की रक्षा करने के लिए ऐप भी बने हुए हैं। जी। जैसे हिम्मत ऐप है हमारा सरकार का, इस तरीके से ऐप भी बने हुए हैं। उस ऐप की भी तो जानकारी आप रखिए। अब आप सब लोग पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ये जानकारी तो हमारे पास होनी ही होनी है। थोड़ा सा हम सतर्क रहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता है या कोई हमारा नाजायज फायदा भी नहीं उठा सकता। थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत बेहतरीन मैम। जब आपका दायरा बढ़ा, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे आए आप, यू नो, कंट्री संभाल रहे हैं आप, कंट्री की महिलाएं आप की तरफ देख रही हैं और आपके प्लेटर में एकदम से ही बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ डिफरेंट केसेस आ गए, तो डर लगा अंदर से थोड़ा सा कि हाउ विल आई मैनेज ऑल दिस? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगा। बस एक जिम्मेदारी का बहुत एहसास हुआ। जी। मुझे ये लगा कि मुझे चुना गया है। हमारी सभी वो पीड़ित जो तकलीफ में रही जो बहनें हैं, जी। उनको सहयोग करने के लिए, उनका जीवन अच्छा बनाने के लिए मुझे चुना गया है। तो मैं वो काम अच्छे तरीके से मैं कर लूं। और ये मुझे पता है कि और भी तो सक्षम महिलाएं जरूर हो सकती है, उनमें से मुझे चुना गया है।
तो मैं अधिक हम्बल होते हुए पर अधिक फर्मली राइट मैं काम कर सकूं और उन सभी पीड़ित महिलाओं को मैं न्याय दे सकूं। और मैं पूरा पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं मेरी उन सभी बहनों तक जो तकलीफ में है जी। उन तक मैं जाऊं, बिल्कुल उनकी आवाज मैं सुन लूं जी। और उनके लिए मैं कुछ काम करूं। और आप खुद जा रही हैं उन हाँ, तक, आप खुद इनिशिएटिव जी, ले रही हैं जी, उनके घर तक पहुंचने बिल्कुल, की, बिल्कुल। उनकी स्टेज तक पहुंचने की, जी। उनकी आवाज सुनने की, विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हर एंड सच आई मीन आई थिंक 1 साल हो गया मैम आपको अभी ज्वाइन किए हुए, अभी पड़ा है थोड़ा नहीं, सा? अभी तो मुझे ज्वाइन जी, करके मुझे 9 महीने 9 हो गए महीने हैं। हुए हैं। तो आपने एक नई एक परवाज ली हुई है जिस और बहुत सराहनीय काम कर रही हैं आप। एंड मैं ये भी जानना चाहती हूँ मैम कि जब आपने ये ओहदा संभाला तो सबसे पहला जो मुद्दा आपके दिमाग में था या जो एक रेवोल्यूशनरी यू नो फैसिलिटेटर बने आप किसी रूल के या लॉ के या चेंज के, वो कौन सा था? जब मैं कमीशन में आई तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगा कि जो देश में हमारी ऐसी बहनें हैं जो आज बहुत तकलीफ में हैं, जी। मैंने सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए। उनकी मैं और क्या मदद कर सकती हूँ इस विषय में मैंने सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि देश के हर कोने से हमारे पास कंप्लेंट आती है। बिल्कुल ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई जिला नहीं कि जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल पर वो महिलाएं हमारे तक नहीं प्रत्यक्ष रूप में exactly, नहीं आ पाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे ये भी लगा कि अगर वो नहीं मेरे यहाँ आ पाती है तो मैं खुद उनके पास जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जन सुनवाई की हमने शुरुआत करी। इस जन सुनवाई में हमने पहले तो तय किया था कि हम हर स्टेट में जाएंगे जी और स्टेट की राजधानी में जाते हुए जी जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई है उन सभी कंप्लेंट्स को, उन सभी महिलाओं को हम सुन लेंगे। बिल्कुल। पर बाद में ध्यान में ये भी आया कि स्टेट बहुत बड़े होते हैं और हर एक महिला अपने स्टेट की राजधानी में नहीं आ सकती है। फिर हमने तय किया कि अब हम डिवीजन लेवल पे जाएंगे। क्या बात है। तो हमने डिवीजन लेवल पे जाना शुरू किया। हर डिवीजन पे अभी जहाँ जहाँ मेरा प्रवास होता है, पूरे कमीशन का प्रवास होता है, तो हम डिवीजन लेवल पे महिलाओं की जन सुनवाई करते हैं। पर बात वो भी नहीं है, ध्यान में अभी ये भी आ रहा है कि कुछ कुछ जिले भी ऐसे हैं कि जहाँ से बड़े जिले हैं वो, तो स्वाभाविक रूप में वहां से कंप्लेंट्स की संख्या अधिक ज्यादा है। तो हमने अभी जन सुनवाई चुने हुए जिलों में भी शुरू कर दी ताकि हम वहां पे जाए, उन महिलाओं को सुने और प्रयास ये करें कि बस उन्हीं के सामने ही उनको न्याय मिल जाए। जब हम ये जन सुनवाई करते हैं तो इस जन सुनवाई में मेरे साथ हमारे सभी प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं और उसी के साथ साथ उन कंप्लेनेंट महिलाओं के जो केसेस है उसको देखने वाले सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आते हैं। तो तुरंत उन महिलाओं को तुरंत राहत मिल जाती है। तो काफी अच्छे तरीके से हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा ये चल रहा है। मुझे लगता है कि कमीशन में आने के बाद सबसे पहले मैंने कोई काम किया तो मैंने वो किया। सभी बहनों तक जाऊं मैं और उनके सिर्फ आंसू पोंछ के ना आऊं, तो उनको मैं सही मायने में रिलीफ भी दे के आऊं ताकि उनका जीवन आपके जैसा मेरे जैसा सामान्य बन जाए और वो खुशी खुशी से अपना जीवन जिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रही थी आपको कि कहाँ कहाँ जा चुके हैं अब तक और क्या क्या देखा आपने या कुछ ऐसा देखा जिससे आपको लगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि भारत में ये भी होता है। जी जी हाँ, पूरे देश भर में तो प्रवास होता ही है जी। पर कमीशन में आके अभी 9 महीने हो गए और 9 महीने में लगभग 20 से भी अधिक ज्यादा प्रदेशों का दौरा मैं कर चुकी हूँ। अभी ये भी लग रहा है कि उसमें से 20 से भी अधिक प्रदेश और लगभग अनेक डिवीजन में मैं वहां पे जाके आई हूँ। अभी 75 से भी ज्यादा जन सुनवाई मात्र 4 महीने में हमने करी है। क्या बात है। तो हर महीने में कम से कम 15-20 जन सुनवाई होती है। तो काफी अच्छे तरीके से हम जाते हैं और हर महीने में हम ये भी प्रयास करते हैं कि मिनिमम उस जन सुनवाई में 3000-4000 केसेस सॉल्व हो जाए। क्या बात है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर मैं ये कहूंगी कि ये सबका मिलके किया हुआ प्रयास है। तो
एक अच्छा नंबर भी हम लेकर आते हैं और उसके साथ साथ राहत भी उनको देकर आते हैं। बिल्कुल तो इस तरीके से प्रयास है। जी। और मुझे लगता है कि आने वाले महीने में हम 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे जन सुनवाई का। वेरी नाइस। तो 100 डिस्ट्रिक्ट में जाना जी 4-5 महीने में ये हमने प्रयास किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैम आपका ना मैंने एक बयान सुना था असम के बारे में। आपने कहा था कि ऑफ लेटली असम के जो कंप्लेंट्स है वो बहुत कम हुए हुए हैं। अब वो जो साइड का हमारा देश है वो एक औरत प्रधान समाज है, जहाँ पे औरतें काम करती हैं, औरत दुकान चलाती है, मर्द घर चलाता है। तो ये जो साइड है हमारी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, ये बहुत ज्यादा मर्द प्रधान समाज है। तो आपने कभी महसूस किया कि इन दोनों समाज में क्या औरत प्रधान समाज ज्यादा कामयाब है या मर्द प्रधान समाज में आपको लगता है ज्यादा दिक्कतें रह रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये तुलना करना ठीक नहीं है। जी। पर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अगर महिलाओं को आप सम्मान देते हैं, विश्वास देते हैं और महिलाओं को अधिकार देने के साथ साथ उनको बराबरी के साथ आप चलाते हैं जी तो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। जी। एक महिला जो होती है वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में बहुत शानदार काम करती है। पर उसी के साथ साथ अपने घर को कैसे संभालना, कैसे चलाना, वो मूलतः ओरिजिनली बहुत अच्छा समझती है, जानती है। तो इसीलिए मुझे ये बहुत लगता है कि हम इक्वलिटी के साथ तो चले ही जी। पर महिलाओं का सम्मान करके हम चलते हैं तो वो महिलाएं आपको बहुत कुछ देती है। वो आपका सिर्फ घर नहीं संभालती है, आपका पूरा परिवार वो संभालती है। और जो जो आपके अपने घरों के सपने हैं ना, उन सपने को सही में साकार करने वाली हर घर की वो मातृशक्ति होती है। इसीलिए उनको सम्मान देके दोनों मिलके चले। जरूरी नहीं कि एक के हाथ में आप दे दें, दोनों मिलके चले, अपने आप में हम बहुत अच्छा चलेंगे। पर मैं जब अभी असम गई थी और उसके बाद में मेघालय गई थी तो मेघालय हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वो महिला प्रधान स्टेट है और घर की जो मुखिया है वो महिला है। तो वहाँ पे जो महिलाओं का सम्मान है, महिलाएं घर को संभालती है, महिलाएं निर्णय करती है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हमने सभी जो चीजें हैं उनमें से अच्छी चीजें उठा के ही मिलकर हमने चलना चाहिए, तभी हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा समाज चलता है और उसी अच्छे समाज के साथ साथ अच्छा राष्ट्र निर्माण भी होता है। मैम बहुत सारी योजनाएं हैं जो औरतों के लिए बनी है और बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी औरतें उठा रही हैं। तो जैसे लखपति दीदी एक योजना है, मैंने देखा कि 1 लाख की इनकम वो एक साल में कमा पाती हैं औरतें, प्लांटेशन करके, सैपलिंग्स लगाकर। तो और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट लोग उठा सकते हैं? एक तो नरेंद्र मोदी जो निवास योजना है जी, जिसमें घर की जो रजिस्ट्री है आप कहते हैं कि औरत के नाम पे होनी चाहिए, तो अगेन वो सक्षम हो जाती है। तो ये तो 2 ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में चर्चा हुई है, लिखा है, बात हुई है, पर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में शायद लोगों को मालूम नहीं है। तो आप कुछ ऐसी भी हमें बताएं, ऐसी स्कीम्स, ऐसे बेनिफिट्स जो वुमेन ले सकती हैं और उनको इनके बारे में बहुत ज्यादा अभी प्रचार नहीं हुआ या उनको पता नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि हमारे देश में, हमारे देश की जो आम बहनें हैं उनके लिए बहुत काम हो रहा है जी, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको लखपति दीदी के माध्यम से देना चाहती हूँ। अब देखिए, आज हमारे देश में 10 करोड़ से भी अधिक ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है जी। और यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, इनमें से हमने तय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। और आज ही हमने सुना, आज हमें बहुत खुशी हुई कि इन 3 करोड़ में से 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। क्या बात, जिनको मैं जमीनी स्तर पे मैं उनको देखती रहती हूँ। रोज मेरे प्रवास चलते हैं, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में, शहरों में मैं जाती हूँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र की उन बहनों के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वो बदलाव इतना शानदार है, हमने वो जाके जरूर अनुभव करना चाहिए। आज हमारी 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई है। इसका मतलब आप देखिए कि वो 2 करोड़ परिवार आज बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। चाहे
बेटी का एजुकेशन हो, बेटे का एजुकेशन हो, बिल्कुल। शादी हो या घर पे कोई अड़चन आई हो, हम्म, इन सभी चीजों में घर को संभालने के लिए उस घर की महिला हम्म, आज तत्परता के साथ खड़ी है। बिल्कुल। इसीलिए ये लखपति दीदी की जो योजना है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो बनी है, जी। ये बहुत शानदार योजना है और काफी अच्छा प्रयास गवर्नमेंट इसको सफल बनाने में लगी है और वो सफलता हमें अभी दिख भी रही है। जी जी दूसरी योजना जो है जिसका आपने उल्लेख किया, ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी जी आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी करोड़ों घर बन रहे हैं, पर इसकी खासियत ये है कि ये जो घर है वो घर उस महिला के नाम पे हो रहा है। जी। आप देखिए कितना बड़ा सम्मान है। हमारे यहाँ तो पुरुष प्रधान संस्कृति जहाँ जी। जहाँ है वहां पे तो सब कुछ पुरुष के नाम पे होता है एब्सोल्युटली। और घर की महिला के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो जी। स्वाभाविक रूप में उसको वो थोड़ी सी पीछे ही रह जाती है, इनसिक्योर भी हो जाती है। इनसिक्योर तो बहुत होती है। बिल्कुल। आज देखिए कि ये आवास योजना जो है इसका घर उस महिला के नाम पे है और बात सिर्फ उस घर की उसके नाम की नहीं है, तो उसी के साथ साथ कि हम सालों साल से सपना देखते हैं कि मेरा एक घर बने, बिल्कुल। पर वो घर कभी नहीं बनता है। उतना पैसा ही आम हमारी बहनें जुटा नहीं पाती है, तो घर कभी नहीं बनता है। बिल्कुल। उनके सपनों को साकार करने का बहुत शानदार काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। और जब महिला के नाम पे भी घर है तो स्वाभाविक रूप में वो उस घर में सुरक्षित है, उस घर से कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। मुझे तो, मैं बीच में बरेली गई थी तो मुझे याद है बरेली की एक बहन ने मुझे कहा कि इस योजना ने तो हमारे पति पत्नी का प्यार बढ़ा दिया है। अरे क्या बात है। हम दोनों को एकत्रित बांध के रखा। वेरी नाइस। तो ये बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी। इस तरीके से वो योजना चल रही है। पर तीसरी योजना है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो है हर घर नल से जल। अच्छा। जल जीवन मिशन के माध्यम से जी। अभी हर घर नल से जल मिल रहा है। जी। आप समझते हैं कि आज भी हमारी माता बहनें जो गांव में जो रहती है वो बहुत दूर से पानी लेके आती है। जी जी। तो उनके तकलीफों को हम समझ सकते हैं, हम भी महिलाएं हैं तो हम जरूर समझ सकते हैं। तो अभी उन बहनों को अपने घर में पानी मिले जी, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ये पानी स्वच्छ मिले, शुद्ध मिले और उनके घर में मिले, घर में टैप से आए। तो अब ये योजना बहुत अच्छी चल रही है और उसका अच्छे तरीके से लाभ महिलाएं ले रही है। पर और दो योजनाओं का मुझे जरूर जरूर उल्लेख करना है। जब आप माँ बनने वाली है तब आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, इसी को भी ध्यान में रखा गया है। और इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई है जी, जो माँ को और होने वाले बच्चों को स्वस्थ रखती है, न्यूट्रिशनली बहुत फिट रखती है। अनेक अनेक फायदे उस योजना के महिलाओं को मिलते हैं। फैसिलिटीज पहुंचती हैं? हाँ हाँ, अच्छा। ये बिल्कुल पहुंचती है। और आप कभी भी कोई भी गांव में जाइए, मैं तो आपको जरूर कहूंगी, आप जमीनी स्तर पे उतरिए और गांव में जाइए, ये योजना कितनी प्रभावी तरीके से अभी चल रही है आपको दिखाई देगा। वैसे ही जननी सुरक्षा योजना है, वैसे ही छोटे बच्चों के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष है जी। पोषण आहार के बारे में जो ध्यान दिया गया है महिलाओं के तरफ, बच्चों के तरफ, जो स्वस्थ माता स्वस्थ बच्चा देश को मिले, इसके लिए जो ध्यान रखा गया है, मैं सही में कहती हूँ कि अगर ये सही काम अगर किया है तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। मैं तो सैल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने माँ का और बच्चे का इतना ख्याल रखा। बिल्कुल। ऐसी अनेक योजनाएं अभी देश में हो रही है, चल रही है। मैम, एक ना थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि जितनी भी योजनाएं हैं या बेनिफिट्स हैं वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनते हैं। अगर राशन की सब्सिडी मिलती है तो पीले कार्ड में मिलती है, यानी एक इनकम स्लैब होता है जिससे नीचे नीचे आपको ये सारी योजनाएं कब लाभ मिलता है। लेकिन एक जो मिडिल क्लास वुमन होती है जिसका एक फिक्स सैलरी पैकेज होता है और शी इज बाउंड बाय दैट सैलरी पैकेज, उसके घर के लोन, उसका क्रेडिट कार्ड का बिल्स, उसके बच्चों की फीस, उसके अपने खर्चे। अब वो ये भी नहीं है कि उसको एक अपना लग्जरी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना होता है, पर अगर घर में कोई बिपदा आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो शी डजंट हैव इनफ कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, देन शी हैज टू लुक आउटसाइड फॉर अदर ऑप्शंस। तो कई बार ऐसे होता है कि ये लेडीज बेचारी इन सब्सिडीज का या इन योजनाओं का फायदा नहीं ले सकती। तो क्या कोई ऐसी योजना भी है जो एक एक मिडिल क्लास वर्किंग इंडिविजुअल का भी फायदा
कर सके? जी, बिल्कुल है। अब देखिए, आपने जिनका उल्लेख किया, जी। जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं, क्या उनका हाथ पकड़ के हम उनको आगे नहीं ला सकते Absolutely हमारे लेके साथ? आएंगे, बिल्कुल। उनको अपने साथ चलाने के लिए, जी। उनको आगे लेने के लिए हमारी कुछ योजना है, जैसे कि बिल्कुल। आपने उल्लेख किया प्रधानमंत्री अन्न जी, सुरक्षा योजना जी, की। जी, 80 करोड़ लोगों को जी। आज मुफ्त राशन का बिल्कुल, लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी मिल रहा है और शहरी क्षेत्र में भी मिल रहा है। जी। आप देखिए कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है या कम इनकम है, हम्म। उन सभी लोगों को ये लाभ मिला है। तो किसी को भी इस लाभ से वंचित नहीं किया गया है, जी। वो सबको मिल रहा है। जो मैं कह रही हूँ, जो जी। वर्किंग क्लास है, जी। उनके लिए भी तो योजना है। जी। आप देखिए कि जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए ये योजना है, पर इस क्लास के लिए भी तो है। मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि इनकम टैक्स बेनिफिट महिलाओं के लिए जी। बहुत अच्छे तरीके से मिला है। एब्सोल्युटली। 12 लाख तक मिला है। जी, जी, उसमें जी। महिलाएं भी है, जी। उनके लिए और भी बहुत कुछ सोचा गया है। जी। तो वो उसका लाभ तो महिलाओं को होता ही है, बिल्कुल। सबसे पहले महिलाओं को होता है। और अन्य अन्य जो सभी योजना है जिसका उल्लेख हमने पहले किया है, जी। चाहे आवास योजना हो, बाकी सभी योजनाएं, इन सभी में महिलाओं को तो केंद्र स्थान में रखा ही गया है। तो शहरी महिला या मिडिल क्लास की महिला है, उनको भी तो इस योजना का लाभ मिलता है। बिल्कुल। उनको आवास योजना मिलती है, उनको हर घर नल से जल की योजना मिलती है, उनको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। आगे चल के मैं आपको ये भी कहूंगी कि महिलाओं के लिए मुद्रा योजना ने जो लाभ दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। जो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती है, नौकरी नहीं है, नौकरी करना भी नहीं चाहती है, खुद का रोजगार, स्वयं रोजगार की दिशा में जाना चाहती है, उनको मुद्रा योजना के माध्यम से लोन मिलता है, जो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है। तो ये योजना का लाभ तो सबसे ज्यादा महिलाओं ने लिया है। तो ऐसी अनेक योजना है जिसमें वो आगे बढ़ रही है, चल रही है। और मैं आपको एक बात कहूंगी कि हम सिर्फ महिलाओं की बात ना करें, हम तो हमारी बेटियों की भी बात करें। आज आप देखिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई, उस योजना के माध्यम से कितना बड़ा बदलाव आया। जी, जी। एक समय था, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने के पहले का मैं समय की आपको बात करती हूँ, कि कोख में ही बेटियों को मारा दिया जाता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मारना जो था वो ये भी कहता था कि बेटियां हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम उनको समानता के साथ नहीं लेके जा रहे, इसलिए वो कोख में मरती थी। बट जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी बन गए, तो तुरंत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया और उस अभियान के माध्यम से उस बेटी को सम्मान मिला जो कोख में है, उसको इज्जत मिली। और ये कहा गया कि बेटी तो हमारी लक्ष्मी है, वो घर में आती है तो खुशियां लेकर आती है। ये जो सोच में जो बदलाव लेकर आए हैं, ये बदलाव बहुत बड़ी बात है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमारे बेटियों को पढ़ने का, लिखने का, आगे चलने का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। और मैं आपको तो बात ये भी करूंगी कि स्टैंड अप इंडिया हमारी योजना है जी, जिसके माध्यम से एक महिला को, यानी कि मिनिमम एक महिला को हर ब्रांच से, हर बैंक से आपको लोन तो मिलना ही मिलना है। और वो 1 करोड़ तक लोन मिलता है। अच्छा। ऐसी कितनी योजना लेकर आए। वैसे ही बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना आए, तो सभी वर्गों को आज लाभ मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है, उसका लाभ सभी को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उन महिलाओं को भी वो मिलता है। तो इसीलिए हमें समग्रता के साथ भी सोचने की जरूरत है। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि समाज के हर आर्थिक जो वर्ग है, उन सभी के लिए, और चाहे एक तो आर्थिक वर्गों के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, इन सभी के लिए ये लाभ मिलता है। कोई इन लाभों से वंचित नहीं है। बिल्कुल, बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय चाहिए कि आप इन लाभों का बेनिफिट उठा पाए। अच्छा मैम, एनजीओज बहुत सारे इस टाइम पे भारत देश में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके जरिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। तो नेशनल वुमेन कमीशन एनजीओज को किस तरीके से सपोर्ट करता है? समाज में जागरूकता निर्माण करने का काम भी एनजीओज करती है। और जो सरकार की योजना है, जो सोचना है, वो भी वो लोगों तक लेके जाती है। तो उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो मैं जरूर कहूँगी कि अच्छा काम करते हैं। और जिस क्षेत्र में सरकार नहीं पहुंच पाती है,
क्षेत्र में हमारी एनजीओज जरूर जा सकती है। सुदूर क्षेत्र है, कहीं हिली एरिया है, कहीं आदिवासी क्षेत्र है, ऐसी जगह पे भी जाके वो बहुत दिल से काम करती है। तो उनका योगदान भी काफी अच्छे तरीके से हमारे देश को मिल रहा है। मैम आपने बुक्स भी रिलीज की हैं अपनी, आपने लिखी भी हुई हैं, आप अपनी पब्लिकेशन भी चलाते रहे हैं, साथ अभी भी चला रहे हैं? नहीं, मेरी खुद को तो कोई पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है, पर मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं जी। प्रयास किया है कि जिसके माध्यम से हम महिलाओं को एम्पावर बना सके, जिसके माध्यम से हम महिलाओं को उनके क्या अधिकार है उस अधिकारों के बारे में हम उनको जगा सके। इसके लिए जरूर मैंने कुछ बुक्स लिखी है। अभी भी इस साल मेरी अहिल्या देवी होलकर जी के ऊपर एक किताब आई है। आपकी आइडल भी है वो मेरी आइडल है जी। मैं आपको सही में कहूँ, अहिल्या देवी होलकर जैसी महिला होना ये बहुत बड़ी बात है। 300 साल उनको हो गए जी, पर उनके जैसा फिर से बनना अपने आप में बहुत कठिन बात है। अहिल्या देवी जी त्याग, ममता, दृढ़ता, एक बहुत फर्म एक रानी के रूप में जी सामने आई थी, जिन्होंने केवल और केवल अपनी जनता की सेवा करी, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। खुद के जीवन में इतने संकट आए, उन संकटों का उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ सामना किया और अपने केवल और केवल अपने जनता के लिए वो जी। तो ये तो मेरे लिए नहीं, हमारे सबके लिए ये एक बहुत आदर्श है। उनके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है। एक कानून के बारे में मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं। एक फीमेल फेटिसाइड के ऊपर मेरी कुछ बुक है। ऐसी कुछ बुक्स मैंने लिखी है जी। आपके जो आइडल हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, शायद आपकी जो मास्टर्स इन हिस्ट्री है उसकी वजह से आपने उनको अपना आइडल चुना है। नहीं, मैं आपको एक बात कहूंगी, मैं जिस दिन मैं राजनीति में आई उसी दिन में हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो पढ़कर भूल जाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका स्कूलिंग है तब जो बातें होती है वो आपके हृदय पे लिखी जाती है। हम जब स्कूल में थे तब हमारा एक लेसन उनके ऊपर होता था जी। तो उन्होंने हमेशा के लिए मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। तो जब हम राजनीति में आए तो जरूर ये मन में था कि हम कुछ अच्छा करके ही यहाँ से जाए। मैम, जनरली ये होता है कि नेशनल वुमेन कमीशन के पास, जब मैं स्टेट नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरमैन से भी बात कर रही थी, वो भी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया कि ज्यादातर हमारे पास गृहस्थी के केसेस आते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो जाहिर है आपके पास भी आते होंगे, तो आपके पास मैरिज काउंसलिंग की कुछ प्री प्लान्ड काउंसलिंग भी है आप जो करवा रही हैं, शादी से पहले की काउंसलिंग जो आप करवा रही हैं, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए कि वो इनिशिएटिव क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जब शादी होने के बाद उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जी जी, तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास अनेक व्यवस्था है। बिल्कुल, उनका काउंसलिंग हम कर सकते हैं, परिवार परामर्श केंद्र होते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं, वो कमीशन के पास आते हैं। इससे भी कुछ काम नहीं होता है तो बाद में उनकी केसेस फैमिली कोर्ट तक जाती है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ तो चलती रहती है। पर इसको देखते हुए मेरे मन में एक बात जरूर आई कि इसको रोकने के लिए हमने कुछ कदम जरूर उठाने की आवश्यकता है। और फिर हमने सोचा और एक कल्पना हमने एक साकार करी, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने जी। तेरे मेरे सपने ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है जी। देखिए, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है ये आपका खुद का फैसला है। देखो, पर एक बार आपने शादी करनी है, आपने तय कर लिया, तो वो शादी हैप्पी मैरिजेस में ही कन्वर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, खुशी के साथ ही वो शादी चलनी चाहिए, ये जरूर है। तो इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत थी। तो हमेशा मेरे मन में ये भी आया कि अब देखिए, जब हम शादी होती है हमारे घर में तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी जगह पे वो शादी होनी चाहिए, खाने का मेन्यू बहुत शानदार होना चाहिए कि सबको पसंद आए। उसी के साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा सा संगीत होना चाहिए, अच्छी सी मेहंदी होनी चाहिए, हमारे कपड़े
बहुत ही अच्छे एक जैसे जी, होने चाहिए, बिल्कुल। इन सभी के विषय पे हम सोचते हैं, जी। वो ठीक भी है। पर ये सोचने के साथ साथ जिन दो लोगों की जीवन एकत्रित उनको बितानी है, उन दोनों के अच्छे भविष्य के लिए हम क्या सोचते हैं और हम कितना समय देते हैं। बिल्कुल। तो ध्यान में ये भी आता है कि हम उसके लिए बहुत कम समय देते हैं। उन दोनों के साथ पहले बात अनेक विषयों पर करनी चाहिए होती है, बट वो नहीं होती है। तो फिर हमने तेरे मेरे सपने जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है उसको शुरू करने का हमने निर्णय किया। जी। इस सेंटर में आपके जो शादी करने वाले जो लोग हैं, जिनकी शादी तय हो गई है या जिनकी शादी तय भी नहीं हुई है पर वो अभी शादी करना सोच रहे हैं, अच्छा। ऐसे लोग या उनके माता पिता जिनके घर में बहू या सन इन लॉ आने वाले हैं, वो सभी लोग वहां पे आके बात कर सकते हैं जी। कि भविष्य में उनके जीवन में जो बदलाव आने वाला है उस बदलाव के लिए वो किस तरीके से तैयार हो गए हैं। राइट। इसके बारे में जो बातचीत है वो हमारे प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर में होती है। जी। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप देखिए कि जब किसान जब उसको फसल उगानी होती है तो उस फसल उगाने के लिए सबसे पहले वो अपनी जमीन तैयार करता है। बिल्कुल। जमीन तैयार करने के बाद वो अच्छी पानी की व्यवस्था भी करता है। बिल्कुल। और उसके बाद वो बीज बोता है। राइट। और अच्छे सोच के साथ जमीन की अच्छी सी मशागत करने के साथ जितना पानी चाहिए उतना ही पानी डालने के बाद फिर वहां से फसल आनी शुरू हो जाती है। हम फसल आने के लिए हम इतनी चिंता करते हैं। एक अगर मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में हम 10 बार चेक करते हैं कि उस मोबाइल में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है। ये तो पूरी जिंदगी का विषय है। तो जब आपको जिंदगी साथ साथ बितानी है तो हमने सभी ने क्या पहले हम एक दूसरे के साथ कुछ विषयों पर खुल के बात नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो ये बात करने की जगह जो है वो तेरे मेरे सपने हैं। अभी हमने अनेक अनेक जगहों पे इसको अभी शुरू किया है। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 55 से ऊपर अभी देश में ये सेंटर शुरू हो गए हैं और 15 स्टेट्स में ये अभी शुरू हो गए हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि आने वाले कुछ दिनों में अभी 100 सेंटर्स और शुरू हो जाएंगे जहाँ पे आपके दोनों के एकत्रित भविष्य के बारे में चर्चा है, बात है। दोनों ने एक दूसरे को समझ कर लेना है और भविष्य में जो चीजें आपको करनी है उस चीजों के बारे में स्पष्टता भी आपने दोनों ने करनी है ताकि आपके दोनों में विवाद होने के लिए कोई चांस न मिले और उस विवाद से आप बचे। इतना ही नहीं, समझदारी के साथ आप प्रश्नों को ढूंढे, हल करें और आप जीवन में आगे चले जाए। और मुझे विश्वास है कि ये सभी लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है और उसकी आवश्यकता भी है। हम बहुत सारे केसेस ऐसे मैरिटल प्रॉब्लम्स के अंदर ये भी आते हैं जहाँ पे कानून के ऊपर भी लोगों को भरोसा नहीं रहता। वो कहते हैं कि हम जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है और फिर वो हार के आपके पास आते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। वहां पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो जाती है उस एंड पे भी। तो जब आपके पास वो केस आता है और आप फोन करते हैं कि इस केस का क्या अपडेट है, तो क्या फर्क पड़ता है केस की हेल्थ के ऊपर? मैं ये कहूंगी कि कानून तो सभी की रक्षा के लिए और सम्मान के लिए बनाया है जी। तो हमारा सभी का अपने कानून के ऊपर 100% भरोसा होना ही होना चाहिए जी। पर ये हो सकता है कि कभी कभी कानून से जो भी आपको अपेक्षित परिणाम चाहिए वो मिलने में कभी कभी देर हो जाती है। सिस्टम होती है तो कभी देर हो जाती है, उससे में भी व्यक्ति हताश हो सकता है। पर मैं उनको ये भी कहूंगी कि अगर आप सही तरीके से अगर जानकारी रखते हैं जी कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको न्याय मिल सकता है, इसकी जानकारी रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कितनी बार ये जो घूमना होता है ना या जो ठोकरे खाना होता है वो कम हो जाता है। बट मैं कमीशन की जब बात करती हूँ तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि कमीशन में हमारी जो ऐसी बहनें आती है जिनको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, हम उनको पहले तो जानकारी देते हैं, जागरूकता निर्माण करने का प्रयास करते हैं और उसी के साथ साथ
हम तुरंत जो सिस्टम है जहाँ पे उनका काम अटका हुआ है वहां पर भी हम बात करके हम उसको सहयोग करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। जी। कितनी बार मुझे ये भी लगता है कि जब आपको कानून की और व्यवस्थाओं की ठीक जानकारी नहीं होती है तभी आपको ये थोड़ी सी बिल्कुल। तकलीफ हो जाती है। जी, जी। तो सभी लोगों ने इसकी जानकारी रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल मैम, हाल ही में ना एक केस आया था, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, शायद दिल्ली या यूपी की ही थी, जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को घर के जी रात के अंधेरे में गटर में फेंक गए और उनको वहां उन्होंने छोड़ दिया। तो आपके पास कभी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जो वृद्ध हैं उनके साथ ऐसा भी बिहेवियर करते हैं या उनको छोड़ जाते हैं या कोई भी ऐसे केसेस, तो आप इस चीज को किस तरीके से रिजॉल्व कर पाती हैं? हमारे पास कुछ केसेस ऐसी आती है, पर मैं एक ही बात कहूंगी कि जो भारत का समाज है ये समाज अपने परिवार का सम्मान करने वाला समाज है। कोई ऐसी अगर एक आधी घटना इस तरीके से घटती है तो वो सभी समाज मन के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम करती है। तो हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसको हमने अच्छे तरीके से जीवित रखने की बहुत जरूरत है। जी। मैं ये भी कहूंगी कि हर जगह पे कानून काम नहीं करता है। आपका जो आपस में प्यार है, आपकी आपस में परिवार के साथ जो समझदारी है, ये समझदारी ही आगे बढ़ती है। पर मैं ये भी कहूंगी कि हमारे जो माता पिता है जो अभी एजेड हो गए हैं, अभी ज्येष्ठ नागरिक बन चुके हैं, वो हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, वो हमारे लिए हमारी एसेट है। जो एसेट ऐसी है कि जो जिनके पास अच्छा अनुभव है, जिनके पास समझ है, जिनके पास प्यार भी और ममता भी है, इसको हमने समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये समझ बहुत बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सीनियर सिटीजन एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार उनको संरक्षण भी मिलता है। पर बात सिर्फ कानून की नहीं है, बात तो हमारे समाज की रचना की है और हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है उनकी सम्मान की भी है। तो ये चीजें हर घर में, हर समाज में बहुत ध्यान से देखने की भी जरूरत मुझे लगती है। जी मैम, जब युवा के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ तो युवा इस टाइम पे एक बहुत ही मेंटली डिफरेंट फेज में है, ट्रांजिशन बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया एक्सपोजर ने युवा को कोई और ही दिशा दी हुई है। पहले करियर ओरिएंटेड थे, अब इन्फ्लुएंसर ओरिएंटेड मेंटालिटी हो चुकी है। और हाल ही में एक केस आया है जिसमें पेरेंट्स, बहुत वायरल हुआ है ये केस भी, बहुत सेंसेशनल हुआ। एक यूनिवर्सिटी का केस था जहाँ पे पेरेंट्स ने अपनी बेटी के पीछे एक डिटेक्टिव उन्होंने हायर किया था। उनको लग रहा था उसका बॉयफ्रेंड है, पर जब उनको पता लगा कि वो बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जा रही, वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए गलत काम कर रही थी। तो ये जो एक माइंडसेट है, आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे जहाँ पर पेरेंट्स परेशान होते होंगे बच्चों की हरकतों से, लड़कियों की हरकतों से, वो बात नहीं सुनती होंगी, रिबेल हो जाते हैं, तो आप इसमें उनकी किस तरह से मदद कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि हमारे बच्चे कोई हमने कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है जी, कि उस प्रॉपर्टी का उपयोग हम जैसे चाहे, यहाँ उठो तो यहाँ उठो, यहाँ तो बैठो तो बैठो, ऐसे नहीं होता है। बच्चों को बहुत प्यार के साथ, समझदारी के साथ समझाना होता है जी। और उनको संस्कारित करते हुए आगे भी हमें बढ़ना होता है। बच्चों ने भी अपने माँ पिता का ख्याल रखना होता है। ये दोनों तरफा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर मैं ये भी कहूंगी, जब हम पढ़ते हैं, घर से हम जब निकलते हैं तो हमने खुद का ख्याल रखना चाहिए, खुद की सुरक्षितता भी हमने ठीक से समझकर उसको लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के ऊपर जरूर भरोसा करना चाहिए जी। अगर आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। पर एक बात जरूर है कि उनको अपने बच्चों की चिंता भी होती है, तो बच्चों ने भी उसको समझते हुए, देखिए ये दोनों तरफा मिलकर चलने की बात होती है, वो भी आज करने की बहुत ही जरूरत है। और वही आपने जो एक इनिशिएटिव चलाया है कैंपस एम्बेसडर्स का, वो भी एक बहुत ही आलीशान इनिशिएटिव है, उसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का देश के यूथ के लिए एक बहुत अच्छा कैंपेन है जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग जी। कैंपस कॉलिंग हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हम करते हैं जी।
जो सब युवा है, लड़का और लड़की दोनों भी, उनके साथ हम जाके बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी। साइबर क्राइम क्यों होते हैं? तो एक तो हमें भी उसके बारे में पता नहीं है, बिल्कुल। ये साइबर क्राइम कैसे होते हैं, जी। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो साइबर क्राइम ना हो, या अगर वो होते भी है तो उससे हम बच जाए, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं। उसी के साथ साथ जो पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्कप्लेस का जो कानून है, जी। उसके बारे में भी अवेयरनेस निर्माण करने की जरूरत है। जी। तो हम उसके बारे में भी उनको जानकारी देते हैं और काफी अच्छे तरीके से बच्चों को, दोनों को मोटिवेट करते हैं कि वो देश का भविष्य है, इस भविष्य को हम साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कानून की जानकारी देने के साथ साथ फिर वो अवेयर हो जाते हैं कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कार्यक्रम होने के साथ साथ हम उनमें से, उन सभी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं में से हम उस कैंपस के एम्बेसडर भी हम चुनते हैं। जो एम्बेसडर उस कॉलेज की सुरक्षा, सम्मान के बारे में बात करेंगे, महिला रिलेटेड जो भी कानून है उसकी जानकारी वो देंगे, और कोई अगर गलत करता है तो उसको वो रोकेंगे, उनको समझाएंगे। इसके लिए हम एम्बेसडर बनाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने अभी इन कार्यक्रमों की अच्छी खासी शुरुआत करी है और अनेक कॉलेजेस में ये कार्यक्रम हो चुका है और युवा बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आ जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारा कॉलेजेस के लिए और अन्य सभी क्षेत्र के लिए हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, उसका नाम है यशोदा एआई। अच्छा जी। यशोदा एआई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देता है। हम अभी चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो नारी है वो देश की नारी एआई साक्षर बन जाए, और इसीलिए हम यशोदा एआई का प्रोग्राम करते हैं। वो भी हम कॉलेजेस में करते हैं। वो हम स्वास्थ्य सेवा कर्मी जो है, डॉक्टर्स है, अन्य लोग हैं, उनके लिए करते हैं। वो हम WCD डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनके लिए करते हैं। हम आंगनबाड़ी सेविका है, आशा वर्कर्स है, हम उनके लिए भी करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से हमारे कैंपस कॉलिंग और यशोदा एआई ये कार्यक्रम भी उनके लिए चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। तो मैम मेरी तो किताब हो गई बंद। मैंने तो आपसे बहुत लंबी बातचीत कर ली एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतने धैर्य से आपने मेरे से बात की। लेकिन जाते जाते दो मेरे आखिरी सवाल हैं जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। एक तो कोई ऐसा केस जिसने आपको भी बहुत ज्यादा हैरान कर दिया हो और आपकी रातों की नींद उड़ गई हो सोच सोच के उसके बारे में। अभी कुछ महीने पहले मैं एक नहीं ऐसे अनेक केसेस देख के आई हूँ। जी। मैं पश्चिम बंगाल गई थी जी। और पश्चिम बंगाल में जब हम वहां पे गए तो कुछ एरियाज में पूरे घरों को जला दिया गया था। मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ घर नहीं जले थे, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, जो परिवार है, उनके सपने ही जल गए थे। बिल्कुल। और जब भी कोई बुरी घटना होती है तो सबसे पहले प्रभावित करती है महिलाओं को और बच्चों को। और बहुत बुरे तरीके से वहाँ की महिलाएं और बच्चे प्रभावित हो गए थे। मैं उनके पास गई, उनके मैंने आंसू पोंछने का प्रयास किया, उनके पीठ पे मैंने हाथ रखा। तब मैंने जब देखा उनका जो दर्द था, वो दर्द असहनीय था। हमारा घर है, हमारी भूमि है, उस भूमि पे कोई आता है, महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उनके घरों को जलाया दिया जाता है, सपनों को जलाया दिया जाता है, और इतना ही नहीं, उनके इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करता है। इसका जो दर्द है, उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती। जो तब मैंने आक्रोश देखा, वो पूरे फटे हुए, कुछ नहीं रहा, राख बन गए ऐसे घरों को जब मैंने देखा, और वो महिलाएं मेरे साथ बात कर रही थी, रो रही थी, और वो हमें इतना ही कह रही थी कि अभी तक हमने जिंदगी बहुत अच्छी जी है, सम्मान के साथ जी है, हमारी इज्जत अच्छी तरीके से रहे, इसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। वो बात कर रही थी इसके बारे में। इससे मैं बहुत हैरान हो गई। 8 दिन में सो नहीं पाई। जो वहाँ की स्थिति थी बच्चों की, महिलाओं की, 75 साल की बूढ़ी महिला
जिनको बुरे तरीके से मारा गया था। Oh, एक एक महिला जो पत्नी है और एक बेटे की माँ है, जी। जिसने अपने पति को भी गंवाया है, अपने बेटे को भी गंवाया है, खुद विधवा हो गई और एक उसकी बहुत युवा बहू जो विधवा हो गई उसके साथ साथ उसको वो देख रही है और वो रो रही है। ऐसी अनेक अनेक मैंने घटनाएं वहां पे देखी। मैंने एक महिला के साथ बात करी, जिस महिला का छोटा बच्चा आग में लग फेंक दिया गया था। Oh, कैसे तो भी उसने उसको अपने बच्चे को बचाया। मैं ऐसी अनेक बेटियों को मिली, 12-13 साल की बेटियां, जो बेटियां मुझे कह रही थी कि हम जब घर में थे तो हमारे घर में हमने दरवाजा बंद किया तो दरवाजा तोड़ के लोग अंदर आए। जी। हम तो छुपे बैठे हुए थे एक पलंग के पीछे, तो वहां से उन्होंने खींच के बाहर निकाला और मुझे कहा कि आपको लेके जाएंगे। तो सही में वो बहुत बुरे लोग थे। वो मुझे सही में वो लेके जाएंगे, वो मेरा क्या करेंगे। ऐसे अनेक अनेक सवाल उन महिलाओं के और उनके बेटियों के थे, जिसका दर्द मैं बयान नहीं कर सकती। पर वो देखने के बाद 8 दिन तक मैं सो नहीं पाई। मुझे ये भी लगता है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो पावर दी है, जो शक्ति हमें मिली है, उस शक्ति का हमने बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। जब जब जो सरकारें वहां पे होती है, उन सरकारों का वहां काम है कि अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की महिलाओं के साथ वो न्याय करे, उनको वो सम्मान दे, उनको वो सुरक्षा दे, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े वो कदम उठाए। आज भी उनका रोना, उनकी वो गूंज मेरे कान में मुझे आज भी सुनाई देती है। मैम, आप भी एक माँ हैं, तो जब आप अपनी बेटी की तरफ देखती हैं, क्योंकि आप पूरे समाज में बहुत घूमती हैं, लोगों को देखा है आपने, पढ़ती हैं, तो आपने जब उनको एक वर्ड ऑफ एडवाइस पास ऑन करना हो, रादर सिर्फ बेटी को नहीं, भारत देश की सारी बेटियों को अगर आपने एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना हो, तो आप अपनी तरफ से एज अ मदर क्या बोलेंगे उनको? तो जाते जाते हम ये आपसे पूछ लेते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगी जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने हमें शक्ति भी प्रदान करी है जी। और हमारे लिए एक संदेश भी है। ठीक है। वो संदेश ये है कि वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज्यादा में, ना कम में ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। तो मैं मेरे देश की बेटियों को इतना ही कहूंगी कि आप बराबरी के अधिकार के लिए आप पात्र हो, बराबरी का अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। मैं उन सभी लोगों को वो भी कहती हूँ कि हमारे बेटियों को बराबरी का अधिकार हमने सभी ने देना, ये हमारा काम ही बनता है। ये अधिकार उनको मिले, पर इतना ही नहीं, अधिकार के साथ साथ हमारे देश में तो हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी महिलाओं को हम उसके ऊपर हम देखते हैं जी। वो अधिकार, वो इतना सम्मान हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी देश की जो बेटियां है, जो हमारी यहाँ की जो महिलाएं है, ये स्वयं खुद विद्वान है जी। अपने घर को अच्छे से देखने वाली है, घर को संस्कारित करने वाली है, इसीलिए वो अधिक भी है। ये सभी सम्मान हमारे देश को, बेटियों को मिले और उन्हीं को वो सम्मान देते हुए हम हमारे देश को हम आगे बढ़ाए। और आज हम जो कह रहे हैं एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम अपने देश को देखना चाहते हैं, तो महिलाओं के नेतृत्व में हम अपने देश का विकास करें, महिलाओं को सम्मान सुरक्षा देकर हम आगे बढ़े। हमारा राष्ट्र जरूर जरूर विश्व बंधु बनते हुए आगे बढ़ता जाएगा। क्या बात। ऑन दैट नोट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ देयर सो मच दैट शी इज टेलिंग मी एंड देयर सो मच मोर दैट आई वांटेड टू आस्क, बट समा सीमित है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हमें अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ फिर आपसे चर्चा होगी किसी ना किसी मुद्दे पर अब के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर
coming here. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ thank you for watching the Gurleen Kaur Show. Stay tuned. Next week, next episode, we'll get you one more eminent personality. Till then, keep watching. Thank you very much.